हेलो एवरीवन, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। देखो, वैसे तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये जो टॉपिक है इसको देख लिया, एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। लॉजिकल तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जितना जानना था वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी ने एक स्टेप बियॉन्ड रखा है और वो कुछ और भी बातें यहाँ पर हमें सीखने को मिलेंगी, कुछ अदर एस्पेक्ट्स को देखने के लिए विद रिस्पेक्ट टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो उनको देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये टॉपिक है हमारे सामने, देखते हैं। कुछ ना कुछ चीज़ें हमें काम की अच्छी मिलेंगी, यहाँ पर पक्का मिलेंगी। अभी तक हम लोगों ने हड़प्पन सिविलाइजेशन के वेरियस एस्पेक्ट्स को देखा, ठीक है। और हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन को उस नज़रिए से देखा कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं और जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने अभी तक हड़प्पन सिविलाइजेशन से क्या क्या एविडेंसेस कलेक्ट करे इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल रिमेन्स, उन सबको एक साथ इकट्ठा करके हड़प्पन सिविलाइजेशन का इतिहास हमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगता है, जिसको हम कह सकते हैं यस इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट फैसिनेटिंग हिस्ट्री। क्योंकि उस जमाने के अंदर इतनी सारी चीज़ें होना, इतनी सारी एक्टिविटी होना, कल्चरल कंटेक्स्ट में इतनी सारी चीज़ें होना, ट्रेडिंग रिलेशंस इतने बेटर होना, इतने सारा जो आर्टिफैक्ट्स इनके द्वारा बनाया गया, ये काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ था। लेकिन राइटर यहाँ पर हमसे ये कह रहा है कि जितनी बातें हम लोगों ने अभी तक हड़प्पा के बारे में सीखी है ना, कहानी सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती। देयर इज अनदर स्टोरी इस बारे में कि आर्कियोलॉजिस्ट ने इस सिविलाइजेशन को डिस्कवर कैसे कर लिया। यानी कि एक वो पर्टिकुलर साइट पर गए, भाई एक्सकवेशन कुछ कुछ तुम्हें मिली, ठीक है। तुम किसी अदर साइड पे गए, वहां पे तुम्हें कुछ कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले। तुम किसी अदर साइड पे गए, फिर तुम्हें वहां पर स्केलेटन मिले। किसी और साइड पे गए, वहां पर तुम्हें ज्वेलरी मिली, बीड्स मिली, बोन मिली। तुमने कंक्लूड करके ये कैसे कह दिया कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से मैच कर रहा है, ये वाला इस वाले पार्ट से मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है, और ये सब इनके अंदर कुछ ना कुछ फीचर्स है जो कि एक तरीके से कॉमन फीचर्स है, और ये सारे फीचर्स मर्ज कर रहे हैं, और एक लार्जर एस्पेक्ट में ये सभी साइट्स एक सिविलाइजेशन के पार्ट हैं, ना कि ये अलग अलग तितर बितर पार्ट है। मेरी बात समझ में आई अंबर, जो मैंने बोला यहां पर? ये चीज आर्कियोलॉजिस्ट ने कंक्लूड कैसे कर ली, उन्होंने खुद से ये लॉजिक कैसे दे दिया अपने मन से, ठीक है। तो जब हड़प्पन सिटी जो थी उनका प्रॉपर तरीके से जब विनाश होने लगा, people gradually forgot all about them. When men and women began living in the area millennia later, मैंने आपको बताया था कि अर्बनाइजेशन और सिविलाइजेशन का फेस में एक वैक्यूम आता है, गैप आता है, और 6th सेंचुरी बीसी के बाद फिर से चीजें रिज्यूम होती हैं। मुझे एक बात बताओ, ये जो आर्कियोलॉजिस्ट थे यहाँ पर जिन्होंने ये इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहा कि यस देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ये हिंदुस्तान की धरती पर, इंडियन सबकॉन्टिनेंट की धरती पर बहुत पुराना इतिहास उसका रह चुका है, उसकी पहचान रह चुका है। ये एरा कब का था? ये एरा कब का था? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं ये एरा तब का था ईशा, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, है ना? यानी कि अंबर, जो घटनाक्रम 2500 बीसी में हो रखा था वो जाकर बहुत बाद में किसी एडी में मिला है ना, मॉडर्न सेंचुरी में जाकर मिला है ना, है ना? तो वही वाली बात है कि इतनी पुरानी चीजों को हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो उस जमाने में जो साइट 1 थी, साइट 2 थी, साइट 3 थी, साइट 4 थी, ये सब एक ही सिविलाइजेशन के पार्ट थी। ये वाली चीज हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं, यही हम यहां पर जानने बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जब अलग अलग मर्द और औरतों ने रहना शुरू करा इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अलग अलग हिस्सों में लगभग 1000 साल बाद, उनको नहीं पता था कि जो भी स्ट्रेंज तरीके के आर्टिफैक्ट्स जो जमीन की खुदाई कर कर जो मिलते थे, इससे हम क्या अनुमान लगाएं। ये आर्टिफैक्ट जो है थे उनको कभी कभार मिल जाते थे जब किसी एरिया में फ्लडिंग होती थी, सॉइल इरोजन होता था, जब वो खेत को जोतते थे, या फिर कभी कभार कुछ लोग ट्रेजर हंटिंग के लिए जमीन को खोदते थे। तो तब उन्हें जब आर्टिफैक्ट्स मिले ना, उन्हें समझ में नहीं आता था यार ये टॉय वगैरह, ये टेराकोटा के फिगर, ये मटके घड़े वगैरह ये जमीन के अंदर गड़ के क्या कर रहे हैं। यानी कि
लोगों के हाथ में भी, ईशा ये वाला टॉपिक ये बता रहा मयूर कि लोगों के हाथ में भी पक्का आर्टिफैक्ट्स कुछ ना कुछ हड़प्पन साइट से रिलेटेड मिले थे, लेकिन हमारे पास एविडेंस नंबर उन्हीं का है जो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट के हाथों में लगे। यार आपका खेत है, एक बहुत बड़ा लैंड है मयूर, ठीक है, आप खेत जोत रहे हो, वहां से एक स्केलेटन मिला आपको जिसमें ज्वेलरी वगैरह सोने के घड़े वगैरह रखे होंगे। उन्होंने क्या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को कांटेक्ट करके बताया होगा क्या यूपी और एमपी के लोगों ने उस जमाने में? है ना? ऐसे तो कितने लोग सामान रख लेते हैं। अब क्या पता अंबर, अगर वो सामान हाथ लगता आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम में, टीम के हाथों लगता, तो क्या पता कुछ और जानकारी मिलती जिससे क्या पता स्क्रिप्ट को समझना आसान हो जाता, या इस सिविलाइजेशन के कुछ छुपे हिडन पहलुओं को और इंटरप्रेट करने में आसानी होती। एक एक एग्जांपल के तौर पे मैं कह रहा हूं, ऐसा भी तो हो सकता था ठकुराइन कि क्या पता इजिप्ट के साथ इनका कांटेक्ट बहुत अच्छा हो, और क्या पता कि किसी किसी जगह पर कुछ मम्मीज गड़ी हुई मिली हो, लेकिन उनकी क्या पता लोगों की नियत बदल गई हो मयूर सोने की कब्र देखकर, तो उन्होंने किसी को रिपोर्ट ना करा हो। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर जितना भी एस्पेक्ट आपको प्रेजेंट करा जा रहा है, आप समझ पा रहे हो ये यहां पर क्या चीज राइटर क्या बताने की कोशिश कर रहा है आपको, डायरेक्टली इनडायरेक्टली? ये सारी चीजें किसके हाथ लगी? सरकार के हाथों या नॉर्मल जनता के हाथों? बताओ अंबर, जनता क्या? तो और जनता क्या रिपोर्ट करती है? अंबर आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो, कल को आपको मतलब मान लो कि घर में कोई सेटिंग चेंज करवानी है, कुछ ना कुछ बनवाना है, खुदाई करना शुरू करी, वर्कर आए, लेबर आए, ठीक है, और सोने के घड़े निकल गए। अब आप इतने अच्छे तो होने के केजरीवाल जी को फोन करके बताओगे कि हमारे घर पे सोने सोने के घड़े मिले हैं, रख लो आप, और 10% शेयर ईमानदारी का मुझे दे देना। इतने अच्छी भी तो नहीं हो ना अंबर आप, है ना? होना भी नहीं चाहिए, बेवकूफ़ी कहते हैं इसे, ठीक है। एलेक्जेंडर कनिंघम को कुछ कंफ्यूजन थी, देखते हैं। अब ना दोस्तों, जो हम ये वाला पैराग्राफ स्टार्ट करने जा रहे हैं ना अंबर, यू कैन नेवर एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस, लेकिन इसके बाद जो चीजें आएंगी ना, आपको एक आर्कियोलॉजिस्ट के दृष्टिकोण से इसको देखना है, एक नजरिए से, कि अगर आप आर्कियोलॉजिस्ट होते ना, तो खुदाई के समय पर आपको ये इंटरप्रेट करने में कि यस दिस साइट इज अ लार्जर पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें क्या चुनौतियां आपके सामने आती। और अगर आप डायरेक्टर जनरल हो अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उस जमाने के अंदर, उस नजरिए से देखना इस चीज को, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आराम से, सब लोग ठंडे दिमाग से देखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन को समझने के लिए मयूर एक नया ही एस्पेक्ट मिलेगा ईशा, ठीक है, समझना इसको ध्यान से। जब एलेक्जेंडर कनिंघम सबसे पहले डायरेक्टर जनरल बनते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, ये वाली बात क्लियर है ना आपको? इनका पूरा नाम था एलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस करना शुरू करी मिड 19th सेंचुरी में। क्या मुझे कोई बता सकता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कितना पुराना है, कितने से कितने बीसी लगभग? कुल मिलाकर मैं ऐसा कह दूं, 100 बात की एक बात घुमा फिरा के एक एक्सपेक्टेड 2500 बीसी बोल दूं मैं, इसके इस जमाने के आसपास का है, बोल दूं ईशा, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने यहां पर यह प्रेफर करा कि वो अपनी एक्सकवेशंस को एक दिशा देने के लिए, अपनी जो वो खुदाई कर रहे हैं उसको गाइड देने के लिए, दे प्रेफर टू यूज रिटन वर्ड्स। उन्होंने सबसे पहले ये देखा, प्रेफर टू यूज रिटन वर्ड्स मतलब क्या, कि हम ना इस सिविलाइजेशन को पता लगाने के लिए अंबर, हमें जो जो चीजें मिलेंगी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शंस, हम उस पर रिलाय करेंगे, क्योंकि इंसान अपने जमाने की बातें जो लिख कर जाता है ना, वो लिखावट ज्यादा काम आती है। तो उन्होंने अब टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शन जब ढूंढना शुरू करी, तो उनको यह पता लगा, देखो इतने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर था और इसकी टीम में इतनी तो बुद्धि थी अंबर, कि इनको यह तो पता ही था कि उस जमाने में कोई पेजेस जैसी कोई चीज नहीं होती थी और बुक वगैरह हो नहीं सकती। तो इन्होंने ऐसे मटेरियल को ढूंढना शुरू करा जिसके ऊपर किसी ना किसी प्रकार के चिन्ह हो, साइंस हो, या किसी ना किसी प्रकार की साइंस से भी ज्यादा लिखावट हो। सबसे पहले इनका प्रेफरेंस थी लिखावट हो, कोई टेक्स्ट हो। तो इन्होंने वो मटके, घड़े, सील्स, सीलिंग, कुछ भी चीज ऐसी यूज करना, मतलब एक्सकवेट करना शुरू करी। इन्होंने उन सारी चीजों को, मतलब मान लो, एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो कि ये है एक बास्केट, एक टोकरी है, आप एक पर्टिकुलर रीजन में खुदाई कर रहे हो, ये टोकरी जो आपने बना रखी है, इस टोकरी में
आप सिर्फ वही चीजें डालने वाले हो, वो मटेरियल्स जो मिले हैं आपको हड़प्पा की एस्केवेटेड साइट से, जिसके ऊपर किसी ना किसी प्रकार का कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिखा हो। ओके, अब वही सारी चीजें यहां पर डालोगे, फिर चाहे वो कोई कॉपर के पेन्स हो, कोई वो वेसल्स हो, वो कोई परफोरेटेड पॉटरी हो, वो कोई मटका हो, कोई घड़ा हो, कुछ भी चीज हो, वो कोई सीलिंग हो, लैपिस lazuli का कोई स्टोन हो, कुछ भी चीज जिसपे कोई ना कोई नकाशी या कुछ लिखा हुआ है, सबसे पहले उसको उठाकर एक जगह पर डाला गया। एक जगह पर इन्होंने करेक्शन करी कि जाओ पूरी टीम हिंदुस्तान भर में जहां जहां खुदाई में तुम्हें कोई भी ऐसा मटेरियल मिलता है जिसपे कोई ना कोई चीज लिखी हुई है, उसको लाओ कलेक्ट करके। यहां तक पहले बात बताओ, समझ में आया? सबसे पहले अलेक्जेंडर ने क्या स्टेप, अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या स्टेप लिया, बताओ सबसे पहला स्टेप। आगे बढ़ो और अपने आप को उसी दृष्टिकोण से देखना ठाकुराइन कि यू आर आर्कियोलॉजिस्ट एंड नॉट ओनली आर्कियोलॉजिस्ट बट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उस जमाने में, ठीक है, 19वीं शताब्दी में, 19th सेंचुरी में। आगे बढ़ते हैं। कनिंघम का मेन इंटरेस्ट जो था वो उस आर्कियोलॉजी में था जो कि अर्ली हिस्टोरिक पीरियड से बिलोंग करती थी। मतलब कनिंघम ने इतना अच्छे तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंटरप्रिटेशन इसलिए दे पाया, राइटर हमसे ये कह रहा है, बिकॉज वो ना बहुत ज्यादा अंबर जो प्राचीन इतिहास की जो चीजें होती थी ना, जे के उसके बारे में पता लगाना कि जब मानव सभ्यता सबसे पुरानी थी, सबसे पहले इंसानों ने क्या चीजें यूज करी, कैसे उन्होंने घड़े बनाए, मटके बनाए, वो ऐसी चीजों की खुदाई में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता था, जो कि लगभग उसका मतलब उसकी एक्सपेक्टेशन ये रहती थी खुद से, आई रिपीट, एलेक्जेंडर कनिंघम की खुद से एक्सपेक्टेशन नंबर ये रहती थी कि वो ऐसी चीजों को फाइंड करे जो कि अर्ली हिस्टोरिक पीरियड से बिलोंग करते, और उसको लगता था कि 6th सेंचुरी बीसी से लेकर 4th सेंचुरी बीसी तक। अब आपको पता ना बीसी जहां पर लिखा होता रहता है तो ये वर्ड उल्टे आते हैं अंबर, है ना। अगर बीसी अगर 100 है तो अगला साल 99 होगा, उसके कुछ साल बाद 89 होगा, है ना, ऐसे ही चलता ना बीसी। तो इसलिए लिखा हुआ है 6th सेंचुरी से लेकर 4th सेंचुरी बीसी तक। उसे लगता था इससे पुराना क्या ही मिल जाएगा, और इसके लेटर पीरियड्स में, इसके बाद, मतलब उसकी सोच कहां तक सीमित थी मयूर, कि 6th सेंचुरी बीसी तक का भी मुझे कुछ मिल जाए और उसके बाद की कोई सामान मिल जाए ईशा, तो वो मोर देन एनफ है मेरे लिए, है ना। लेकिन इसको क्या पता था कि इससे भी पुरानी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो उसने क्या करा, सबसे पहले ना टेक्स्ट को पढ़ना शुरू करा। मैं ये नहीं कह रहा, ध्यान से सुनना, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को जानने के लिए उसने टेक्स्ट पढ़ना शुरू करा। वो ना ऐसा था कि बैक टू बैक, जितना बैक जा सके वो हिस्ट्री को करेक्ट करने में, उतना पीछे जाकर हिस्ट्री को करेक्ट करना चाहता था, ठीक है। तो सबसे पहले उसकी प्रेफरेंस कहां पर थी, टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शंस को करेक्ट करने में, ठीक है भाई। उसे कुछ कुछ चीजें ऐसी मिल गई, वो उसने इस बास्केट में डलवा दी। उसके बाद उसके हाथ कुछ करियर में जब आगे बीता उसका करियर, तो उसके हाथ कुछ ना डॉक्यूमेंट्स लगे, कुछ अकाउंट्स लगे, जो कि कुछ कुछ अलग अलग ट्रैवलर्स छोड़कर गए थे, है ना। और अब ट्रैवलर्स का चैप्टर इसके बाद पढ़ने वाले हैं। मेडिवल हिस्ट्री जो थीम 2 है उसका पहला चैप्टर है ट्रैवलर्स, है ना। तो जो कि चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स छोड़कर यहाँ पर गए थे, लाइक आप लोगों ने नाम सुना होगा फाशियन, होनसैंग, है ना, और भी ट्रैवलर्स थे। जरूरी नहीं सबके अकाउंट यहाँ पर हो, लेकिन किसी ना किसी की कुछ कुछ चीजें यहाँ पर हिंदुस्तान में जो उसके हाथ लग सकी, कि उसके टीम ने जो उसको लाकर दिया, चाहे वो इब्न बतूता का कुछ हो, अल बिरूनी का कुछ हो, ठीक है। अब ये वाली बात है कि वो काइंड ऑफ आए थे बहुत पुराने जमाने में, लेकिन ये और पुराने जमाने में जाकर, ये बीसी के पीरियड में जाकर, बिफोर क्राइस्ट के पीरियड में जाकर ये सारी चीजें करेक्ट करना चाहता था। तो सबसे पुराने ट्रैवलर तो चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स वगैरह ही आए थे, तो ये उनके डॉक्यूमेंट्स को देखता है, ठीक है। इसको ये पता लगा कि कुछ ट्रैवलर्स हमारे देश में 4th और 7th सेंचुरी एरा में आए थे, सीई में आए थे, बीसी में नहीं, अर्ली सेटलमेंट्स को लोकेट करने के लिए। यानी कि इसने कंक्लूड करा अंबर कि ट्रैवलर्स की भी क्यूरियोसिटी थी भारत का इतिहास जानने में, बस इसने उनके टेक्स्ट से ये कंक्लूड कर पाया।
कनिंघम ने बड़े सारे और भी चीजें कलेक्ट करी, लाइक वेरियस डॉक्यूमेंट्स, कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शंस जिनका ट्रांसलेशन हो चुका था, ठीक है, जो कि उसके हाथ लगे थे व्हेन ही वाज सर्वेइंग द वेरियस साइट्स, जब वो वेरियस साइट्स का सर्वे कर रहा था, ठीक है। जब ये साइट्स को एस्कवेट कर रहा था अपनी टीम के साथ, तो इसको कुछ कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले, इसने उनको संभाल के रख लिया, इसने उनको फालतू नहीं समझा। आर्टिफैक्ट्स क्या, मैं स्क्रीन के ऊपर पहले ही बना चुका हूं, देख लो आप। लैपिस लजूली का ये पत्थर, ये मटके, ये घड़े, परफोरेटेड पॉटरी, कॉपर का पैन, ठीक है, जिनके ऊपर किसी ना किसी प्रकार का टेक्स्ट लिखा हो, किसी ना किसी प्रकार की कोई सील है, ठीक है, कोई बीड्स है, कोई डिजाइन हो किसी के ऊपर। अब कोई पत्थर है जो कि एक ऐसी बीड की माला है जो कि कार्निलाइन स्टोन से बनी है, रेड स्टोन, इसलिए मैं इसको ऐसे बना रहा हूं। ये सारी चीजें इसको लगा कि काम की हो सकती है, ठीक है। इसको क्यों लगा, क्योंकि इसको लगा उन सबकी एक कल्चरल वैल्यू है, ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट समझ में आ गया इसकी रिसर्च का, जल्दी बताओ, दूसरा एस्पेक्ट समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़े, यहां तक कोई भी कंफ्यूजन नंबर, कोई भी नहीं ना। अब a site like हड़प्पा, मतलब जब ये चाइनीज पिलग्रिम्स के डॉक्यूमेंट्स को, अकाउंट्स को पढ़ रहा था, तो इसने देखा यार इनके डॉक्यूमेंटेड टेक्स्ट के अंदर कोई भी यार ऐसी चीज नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो इतनी पुरानी हो। मतलब ये लोग बात तो करते हैं अर्ली सेटलमेंट्स की, लेकिन अर्ली सेटलमेंट्स देखो, भूलना मत, ये देखो मैं येलो कलर से मार्क कर रहा हूं, ये सीई एरा की बात करते हैं, अर्ली सेटलमेंट्स की, यानी कि एनो डोमिनी की, कॉमन एरा की। और जबकि ये किस में इंटरेस्टेड था, बीसीई में, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा में। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन ना इन चाइनीज पिलग्रिम्स ट्रैवलर्स जो आए थे उनके साथ फिट नहीं हो रही थी। यानी कि अंबर, जो चाइनीज पिलग्रिम्स इसको जो नजारा दिखा रहे थे ना अपने टेक्स्ट से, ये कह रहा था मैं इससे भी पुराने इतिहास की मेरे पास कुछ चीजें मिली हैं, लेकिन तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स ना उस इतिहास के बारे में बात नहीं करते हैं। मेरी बात समझ में आई अंबर, ईशा, मयूर, ठकुराइन वो ये बोल रहा था कि उसका मानना यह था कि भैया आपके जो डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं ना वो बहुत बाद के हैं, मैं इससे पुरानी वाली हिस्ट्री की चीजें मुझे मिल चुकी हैं, उसके बारे में मुझे कोई रिटन टेक्स्ट मिल ही नहीं रहा। रिटन टेक्स्ट इन द सेंस कह रहा है कि जितने वो मटके घड़े वगैरह पे कुछ कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं बस वही हैं, इसके लिए कोई किताब क्यों नहीं है मेरे पास, मैं जानूंगा कैसे कि इस पे सिंबल वगैरह क्या लिख रखे हैं। लेकिन आप लोग भी जानते हो, आप लोग तो काफी फॉरवर्ड हो इस इंफॉर्मेशन के लिए, ये कोई राज तो है नहीं आपके लिए। क्या ये जितनी चीजें जो घड़े मटके वगैरह पे नक्काशियां लिखी हुई थी, जिस जमाने की ये बात कर रहा है, क्या ये कभी भी इंटरप्रेट हो पाई हैं कि ये जे का मतलब क्या है, ये पैरेलल का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये मछली सी जो बनी हुई है इसका मतलब क्या है, जो हार्ट बना हुआ है इसका मतलब क्या है, बताओ ये चीजें क्या इंटरप्रेट हो पाई हैं? नहीं ना। तो हालांकि ऑल्दो हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स वर फाउंड फेयरली ऑफन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, जब ये कनिंघम के पास कुछ कुछ पहुंचे, ही डिड नॉट रियलाइज हाउ ओल्ड दीज वर, इसको कोई अंदाजा नहीं था कितनी पुरानी थी। तो इसने क्या करा था, अपने ऑफिस के अंदर ना नॉर्मली उसको रखवा दिया था। लेकिन जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट की एक डेट पता लगानी होती है कितना पुराना है, हम लोग कौन से मेथड को यूज करते हैं, साइंटिफिक मेथड ऑफ हिस्टोरियंस, उसको CH14 मेथड भी कहते हैं ना। तो इसका नाम होता है अंबर कार्बन डेटिंग मेथड। अब अंबर इसमें क्या होता है, चाहे कोई मैटर हो, नॉन लिविंग हो, चाहे वो ऑर्गेनिक मैटर हो, लिविंग हो, सबके शरीर में एक चीज ना, सारे धातुओं में एक चीज पाई जाती है जीते जी, लिविंग थिंग्स में, कार्बन। जब कोई इंसान मर जाता है तो उसकी बॉडी को यह कंक्लूड करना कि कितने साल पुराना था, तो अंबर यह बोला जाता है जितनी ज्यादा पुरानी होगी ना, तो इतना मतलब इस एज के हिसाब से इतना कार्बन होना चाहिए इसके अंदर। तो अगर वो उतना कार्बन मिसिंग है तो हम मानते हैं कि इतने साल पुरानी है बॉडी। साइंटिफिक चीज होती है, लेकिन मैं शॉर्ट में बस आपको बता रहा हूं, ठीक है।
कार्बन की एक संख्या होती है अंबर, ठीक है। जैसे कोई अगर फ्रेशली, मतलब मान लो अगर कोई मरा है, जस्ट मान लो कोई मरा है, एक नंबर दे रहा हूं मैं आपको, उसके अंदर अगर 1000 कार्बन है तो ये माना जाएगा ये पर्सन जो है 85 ईयर्स का है। जिसके अंदर 800 कार्बन है तो ये माना जाएगा ये पर्सन 62 साल का है। जिसके अंदर 350 कार्बन है ये माना जाएगा कि वो पर्सन 21 साल का है। एक नंबर दे रहा हूं बस मैं आपको समझाने के लिए, ऐसा नहीं होता, लेकिन देयर इज सर्टेन कैटेगरी ऑफ कार्बन कंटेंट फाउंड इन एवरी ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक मैटर। उसके बेसिस पे कंक्लूड करा जाता है कि कुदरत में जितने टाइम वो रहेगा ना, तो वो कार्बन कंटेंट हो सकता है उससे निकल जाए या बढ़ जाए। ये इसके एक आंकड़े होते हैं साइंटिफिकली, साइंटिस्टों के पास, जो वो हिस्टोरियंस के साथ शेयर करते हैं इस डेटा को, ठीक है। तो जब वो एक्सकवेशन करते हैं ना, सबसे पहले कार्बन कंटेंट चेक करते हैं, तो उससे एज पता लग जाती है। हम कैसे कह सकते हैं कि इजिप्ट में जो मम्मी मिली है वो 6000 साल पुरानी है? भाई क्योंकि उसके अंदर एक कार्बन कंटेंट इतना इतना होगा, तो उसके बेसिस पे कंक्लूड करा गया कि 4.5 से 6000 साल पुरानी है। जैसे जब हम बहुत हजारों सालों की बात करते हैं ना, तो उसके अंदर हम ना एक रेंज दे देते हैं कि 500 से लेकर 1500 साल तक ये चीज पुरानी है। एक रेंज दे देते हैं हम उसको, क्योंकि उसके अंदर ऐसा कार्बन कंटेंट फ्लोट होते हुए मिला है कि 500 से लेकर 1500 साल पुरानी चीज ही हो सकती है। ऐसे पता लगाया जाता है। इस मेथड को कहते हैं कार्बन डेटिंग मेथड। देख रहे हो ना, हर एक कार्बन की डेट होती है, नाम से ही पता लग रहा है अंबर इसमें, है ना। और उसके बेसिस पर एज पता लगाई जाती है, कार्बन डेटिंग मेथड। ओके, तो कनिंघम के हाथों एक हड़प्पन सील लगी। एक इंग्लिश मैंने उसको दी, सर इसको देखना जरा, ये टैबलेट सी कुछ है, पत्थर की दिख रही है मुझे, क्ले सी दिख रही है, और इस पे ना कोई एक जानवर बना हुआ है और कुछ कुछ सिंबल बने हुए हैं। बड़ा यूनिक है सर ये। एक मतलब इसके टीम मेंबर ने इसको लाकर दी। इसने ऑब्जेक्ट को नोट करा बट अनसक्सेसफुली ट्राइड टू प्लेस इट विद इन द टाइम फ्रेम विद विच ही वॉज फेमिलियर। जितना जानता था ना 6th सेंचुरी बीसी के बारे में, इसने उससे रिलेट करने की कोशिश करी। तो अब ये उल्लू बैठ के सोच रहा है अपने ऑफिस में, अंबर यार ये मैंने चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स का टेक्स्ट वगैरह पढ़ा है, ट्रैवलर्स का टेक्स्ट पढ़ा है, यार ये उस जमाने में किसने क्या ही बनाया होगा, इसका क्या यूज होगा। हाँ, बच्चों ने खेलने वेलने के लिए बनाया होगा, कोई बोर हो रहा होगा तो ऐसे ही छोटी छोटी ड्राइंग्स कर दी होंगी। मतलब ये उससे ना, मतलब अपना दिमाग सिर्फ जिस हिस्ट्री के बारे में जानता था बस उतना ही लगाने लगा। इसका दिमाग कहां तक सीमित था मैंने बताया, जैसा कि आपको ये देखो, 6th सेंचुरी बीसी के पीछे जाकर सोचता ही नहीं था, ठीक है। This was because he, like many others, thought that Indian history began with the first cities in the Ganga Valley. ये 6th सेंचुरी बीसी को ही मानता था कि यहीं से इंडिया का पहला अर्बनाइजेशन फेज स्टार्ट होता है। तो हम ये कह सकते हैं अंबर कि बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसने क्योंकि ज्यादा ध्यान दिया नहीं, तो ही मिस द सिग्निफिकेंस ऑफ हड़प्पा। और इस प्रकार का कुछ स्केच बनवाया था कनिंघम ने फर्स्ट हड़प्पन सील का, जो कि हमने पेज 1 पे देखी थी। ये हड़प्पन सील मतलब बहुत होती थी, ऐसी नहीं कि ये कोई एक ही है। इस प्रकार की उसने ड्राइंग बनवाई, ठीक है। ये ओरिजिनल सील है, ये ड्राइंग फॉर्मेट है। कहां गया, ये रहा। ओके, अब बात करते हैं, ये टॉपिक को देखना काफी इंटरेस्टिंग है। अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन, देख रहे हो 2 वर्ड साथ में लिखे हुए हैं। न्यू ओल्ड क्यों? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए ये एक नई चीज थी कि उन्होंने किसी ओल्डर सिविलाइजेशन को फाउंड कर लिया है। समझे इसका मतलब, इस टॉपिक का मतलब, हेडिंग का मतलब क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए टोटली नई डिस्कवरी थी डैड, उन्होंने किसी एक पुराने सिविलाइजेशन को फाइंड कर लिया है। अब क्या हुआ, जमाना आगे बीतता है अंबर, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिसर्च वगैरह जारी रहती है, और जिस डायरेक्शन पर वो लोग काम कर रहे थे, अलेक्जेंडर कनिंघम के डायरेक्शन पे ही काम कर रहे थे कि जो जो चीजें हिंदुस्तान से मिलती रहेंगी, पुरानी से पुरानी चीजों की हमें जो आर्टिफैक्ट्स वगैरह मिलेंगे उनको संभाल के रखना है और उनके टेक्स्ट को स्टडी करना है। लेकिन अभी तक क्या चीजें तो मिल चुकी थी, लेकिन क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ अभी तक ये किसी के पल्ले नहीं पड़ा था। सब्सिक्वेंटली
कुछ सील्स डिस्कवर्ड हुए एट हरप्पा बाय आर्कियोलॉजिस्ट सच एस दयाराम सानी। तो आपको एक ये नई चीज मिल गई आज मयूर कि हरप्पा में जो भी फाइंडिंग्स करी गई मेजरली वो कौन से आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा करी गई? डी आर सानी कहते हैं वैसे इनको, दयाराम सानी। ये 20वीं शताब्दी में इन्होंने करा। 19वीं शताब्दी में कौन एक्टिव था? एलेक्जेंडर कनिंघम। लेकिन क्या वो कुछ, देखो उसने ऑब्जेक्ट तो फाइंड कर लिए अपनी टीम के साथ मिलकर, लेकिन क्या उस पर कुछ वो टिप्पणी कर पाया क्या ईशा ठकुराइन? कुछ इंटरप्रिटेशन कर पाया क्या? अंबर बताओ। नहीं ना? क्या क्या? कल्चरल वैल्यू है बस, इतना ही करके उसने कुछ और कुछ नहीं बोला है ना। अब इसने ना, दयाराम सानी ने, ही फाउंड कि कुछ कुछ चीजें ना अलग अलग लेयर्स में गड़ी हुई हैं, अलग अलग लेयर्स में गड़ी हुई हैं। अब ये लेयर्स का मतलब कुछ नहीं है, इसको कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिग्राफी। ओल्ड माउंड मतलब एक मिट्टी का ढांचा। यार मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, सिंपल सी एक बात बताना। अगर मान लो मैं यहां पर तीन चीजें लिख रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना पैनी नजरों से, बिल्कुल ध्यान से। मैं यहां पर तीन चीजें लिख रहा हूं। पॉट, ये जमीन की जो आपको ये जमीन दिख रही है, ये मतलब मान लो कि ब्राउन कलर की मिट्टी है। पॉट मिला है फर्स्ट लेयर में, नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं हम लेयर। पॉट मिला है फर्स्ट लेयर में। एक ज्वेलरी मिली है सेकंड लेयर में। एक कॉपर टूल मिला है थर्ड लेयर में। मुझे सिंपल सी बात बता दो, इनमें से सबसे पुराना कौन होगा? पॉट। मयूर कॉपर कैसे? दिमाग लगाओ ना यार। जो चीज सबसे ज्यादा नीचे गड़ी हुई सबसे ज्यादा पुरानी वही तो हो गई। सालों सालों की धूल मिट्टी रेत चढ़ती रही, धूल मिट्टी रेत चढ़ती रही, धूल मिट्टी रेत चढ़ती रही, और वो जमाना और उसकी जमाने की चीजें पुरानी होती होती दफन होती चली गई, नीचे और जाती चली गई। इसको कहते हैं स्ट्रेटिग्राफी। अंबर डन? यहां तक बात समझ में आई? वापस आओ। इसको ये लगा कि जब हम लेयर्स के नीचे जाते जाते रहेंगे ना, तो हमें और पुरानी चीजें मिलती रहेंगी। अब देखो, इसको कैजुअल कैजुअल अप्रोच से मत सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनो। इसका कहने का यह मतलब था ठकुराइन, ये ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट था, एक तो ये इंडियन है, ठीक है। ये ईशा ये कहता था, इसने एक रिकमेंडेशन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को ये दी थी कि दोस्तों हो सकता है शायद से हम बहुत पुराने इतिहास के बारे में इसलिए पता नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग यार अगर आज कोई मर रहा है तो वो ऊपर ऊपर की लेयर पे तो दफनाया जाएगा। मान लो फॉर एग्जांपल, इसने एक एग्जांपल दिया, एक मतलब हम मान रहे हैं कि इसने एग्जांपल दिया होगा, मान लो कि कोई एक किसी का कुत्ता मर गया। अब कोई कुत्ता अगर किसी का मर गया तो उसको दफनाया जाता है, ठीक है, छोटे से कुत्ते को दफनाया जाता है, पिल्ले को दफनाया जाता है, कुत्ते को। तो क्या आप 1 किलोमीटर का गड्ढा खोदते हो नीचे जाकर? बताओ। नहीं ना? लेकिन जिस जगह पर जिस कुत्ते को दफनाया जाता है वहां पर और भी तो कुत्ते दफनाए गए होंगे, या कोई ना कोई चीज तो दफनाई गई होगी बहुत साल पहले, या अपने आप भी दफन हो गई हो, वो क्या पता। जमीन के अंदर अर्थवॉर्म्स होते हैं, कोई चिड़िया कभी मरी हो, वो बारिश के दिनों में कोई मतलब मान लो कि कुछ स्कॉर्पियो हो या कुछ भी चीज़ हो, एक्स वाई जेड, कोई भी जानवर कोई भी एनिमल हो हो सकता है कि बारिश के दिनों में फ्लडिंग से होते होते कीचड़ वगैरह उसी में दफन हो गए, उसी में मर गए हो, फिर मिट्टी चढ़ गई हो, गर्मी आई हो, वो सूखा हो गया हो, रेत उसके ऊपर आ गई हो, तो उनकी तो लेयरिंग पे लेयर बनती चली गई, वो तो नीचे 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 घुसते चले गए ना जमीन के अंदर। इसने कहा शायद से हमें बहुत पुरानी चीज़ें इसलिए हमारे हाथ नहीं लग पा रही हैं क्योंकि हम ना इतनी डीपली जाकर जमीन के अंदर खुदाई नहीं कर रहे हैं।
और इसकी ये वाली बात की काफी सिग्निफिकेंस थी, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को रियलाइज हो गई। तो उन्होंने दोबारा से सारी साइट्स पर जाकर खुदाई करना शुरू करी, और इस बारी खुदाई डेप्थ में जाकर करना शुरू करी। और जब उसका कार्बन डेटिंग मेथड हुआ ना अंबर, और डेप्थ में निकली हुई जो चीजें थी, तो पता लगा अबे साला, जो ऊपर ऊपर से चीजें मिली थी वो उसकी डेट पता लग रही है 8 सेंचुरी बीसी, 7 सेंचुरी बीसी, 6 सेंचुरी बीसी। यहां पर तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि 3rd सेंचुरी बीसी से भी हैं, 2nd सेंचुरी बीसी से भी हैं, उससे भी पहले हैं। प्री हिस्टोरिक एज भी तो थी ना, याद है ना सबको, न्यूलिथिक स्टोन्स, पेलियोलिथिक टूल्स, है ना। उन्होंने कहा यार ये सही है। इन्होंने पूरे के पूरे नॉर्थ वेस्टर्न सबकॉन्टिनेंट का जो पार्ट था, इसमें पूरी खुदाई करना शुरू करी, इंडस नदी के किनारे से खुदाई करना शुरू करी। फर्स्ट साइट पर इन्होंने बोला, दयाराम सानी ने, हड़प्पा की खुदाई करते हैं। अब क्योंकि हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड इन सच डेप्थ, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या बोला जाता है? हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो आज इसका आपके दिमाग में जो मैंने अभी एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दी, क्या आज आज आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिला कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसको बोलने का सिर्फ कैजुअल मतलब नहीं है, ये इट वाज नॉट द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड कि इसको कैजुअली बोल दो। दयाराम सानी ने क्या दिशा दिखाई आगे फ्यूचर हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट को? बताओ, समझ में आया कुछ? आज डेप्थ में एक नई चीज मिली क्या? अब दूसरी बात करते हैं। अगर दयाराम सानी इज एसोसिएटेड विद हड़प्पा, तो देयर इज अनदर आर्कियोलॉजिस्ट, आर डी बनर्जी, रखल दास बनर्जी, बंगाली होगा ये, ठीक है। इसने सिमिलर सील्स फाउंड करी एट मोहनजोदारो। ही इज एसोसिएटेड विद मोहनजोदारो। अब इसने ये देखा कि दयाराम सानी जी ने जो जो चीजें हड़प्पा से ढूंढी, बिल्कुल वो कंधे से कंधा मिलाकर उतनी ही पुरानी, सेम नकाशी, सेम टेक्स्ट किसी किसी में लिखा हुआ है, सेम शेप, ईंटों का हाइट, ब्रेड्थ, वेट, सब कुछ सेम, हमें सेम मिला है। तो इसने, आर डी बनर्जी ने कंक्लूड करा, यार फोन करा, सुनील, बेटे सुनील, तुम ना हड़प्पा से जो सामान मिला था दयाराम सानी जी का, उसको एक बार कल लेकर आओ, ये ऑब्जेक्ट है, फटाफट तुम कल मेरे ऑफिस पहुंचो, ट्रेन में तत्काल करवाओ और फटाफट मेरे पास पहुंचो। वो पहुंचा, इसने मैच करा कुछ दिन तक, कुछ हफ्तों तक अपनी टीम के साथ मिलकर, और फिर इसको पता लगा जो चीज़ें हड़प्पा में मिली हैं, इट दैट थिंग्स आर वेरी सिमिलर टू मोहनजोदारो, एंड मोहनजोदारो में जो चीज़ें मिली, दैट थिंग इज वेरी सिमिलर टू हड़प्पा। अब इसका दिमाग चला कि यार अगर हड़प्पा के अंदर पाई जाने वाली चीज़ें मोहनजोदारो की पहचान है, दे बिलोंग टू अ सिंगल आर्कियोलॉजिकल कल्चर, तो क्या ऐसे आसपास और भी साइट्स और भी जमीन के टुकड़े हैं क्या जहां पर और भी चीजें ऐसी सिमिलर सी मिलती हूँ? बस अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम में खुदाई जो करते थे उनमें फुर्ती आ गई, उनके फावड़े पहने होते चले गए, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने अपने जो भी सरकारें उस टाइम पर चलती थी अंग्रेजों से परमिशन लेते चले गए, और खुदाई पे खुदाई, खुदाई पे खुदाई, खुदाई पे खुदाई करना स्टार्ट करी। बेस्ड ऑन दीज फाइंडिंग्स इन 1924 आने वाले समय के अंदर डायरेक्टर जनरल बनते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए सर जॉन मार्शल। इन्होंने जब ऐसी इनके हाथों कुछ साइट्स लग गई, साइट 1, साइट 2, साइट 30, साइट 114, साइट 600, साइट 1200, जब ऐसी इनको चीज़ें पता लगना शुरू हो गई, तो इन्होंने ये कंक्लूड करा 1924 में आकर, इन्होंने अनाउंसमेंट करी, डैट दोस्तों, हम लोगों ने इस दुनिया में एक नई फाइंडिंग करी है, डैट दुनिया में एक टाइम पर, एक ज़माने में एक नया सिविलाइजेशन होता था, और वो हिंदुस्तान और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की धरती से जुड़ा हुआ सिविलाइजेशन था। इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया दुनिया को, डैट देयर वॉज अ सिविलाइजेशन नोन एज इंडस वैली, दुनिया को इन्होंने बताई। अब एक बुक है, इस बुक को आपको नाम याद रखना है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ये बुक लिखी एस एन रॉय ने, ये भी बंगाली, ठीक है।
इसने बोला अपनी बुक में, जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल जो कि डायरेक्टर थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, कहता है उनकी तारीफ में, अभी तक हिंदुस्तान की धरती पर जो भी चीजें फाउंड करी गई थी उससे 3000 साल पुरानी चीजें इन्होंने उसका चिट्ठा खोलकर रख दिया है दुनिया के सामने। यानी कि अभी तक कनिंगहैम की तुम लोग बात बताओ, 6th सेंचुरी बीसी से पहले उसका दिमाग जाता ही नहीं था ना पीछे, लेकिन ये 3rd सेंचुरी बीसी तक ले गया अपनी फाइंडिंग को। कौन? जॉन मार्शल। तो इसने अपनी बुक में बोला एस एन रॉय ने कि अनआइडेंटिफाइड सील्स मिले एक्सकवेशन साइट्स पर, मेसोपोटामियन साइट्स में भी। अब मेसोपोटामिया हमारा नहीं था, इसका कांटेक्ट हुआ होगा, मतलब इसने तो अपनी बुक में लिखा, लेकिन इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट का कांटेक्ट हुआ होगा। और फिर वो वाली बात तो आप जानते ही हो, ये सारी चीजें जो हम एक लिंक बनाने की कोशिश करते हैं, कहां गए एक, ये सिलेंड्रिकल सील्स पहचान थी मेसोपोटामिया की, लेकिन वहां पर जो बुल्स हैं वो इंडस रीजन से डिराइव्ड है। ऐसे ही राउंडेड पर्शियन गल्फ सील जो है बेरिन रीजन की, वहां पर हड़प्पा के मोटिव्स मिलते हैं। दिलमुन सिविलाइजेशन के जो वजन यूज हुए हैं उन्होंने हड़प्पन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करा है। ये सब चीजें उसके बाद ही फाउंड हुई, ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं। कहां गया ये जो हम यहां पढ़ रहे हैं? इसके बाद इन सब आर्कियोलॉजिस्ट की मेहनत के बाद दुनिया रूबरू हुई एक नए सिविलाइजेशन से, और ये बात सामने निकल कर आई डैट ये जो सिविलाइजेशन इंडिया का और इंडियन सबकॉन्टिनेंट का एक टाइम पे पार्ट था, इट वॉज कंटेम्परेनियस विथ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एज वेल। और फिर जैसे जैसे स्टडी बढ़ती रही ना, तो फिर जो हमने उस मैप में डिस्कस करा था, नॉट ओनली मेसोपोटामिया बट इट वॉज कंटेम्पररी ऑफ तुरान सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, दिलमुन सिविलाइजेशन एंड मकान सिविलाइजेशन। क्यों? क्योंकि वो बातें सारी इंडिया से नहीं थी, कुछ कुछ चीजें ना, कुछ कुछ चीजें यहां पर भी मिली जो कि शो करती थी यस ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से आया है, ये राखी गढ़ी से आया है, ये लोथल से आया है, ये धौलावीरा से आया है। तो हमें पता लगा अच्छा इसके कॉन्टेक्ट यहां पर भी थे, यहां पर भी थे, इधर से भी थे, इधर से भी थे और इधर से भी थे, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। जॉन मार्शल जब डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, इन्होंने इंडियन आर्कियोलॉजी को एक नई दिशा दी। ही वॉज अ फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट जिन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान के लिए ही काम करा, और इन्होंने जिस तरीके से फाइंडिंग करी थी ना, अपना एक्सपीरियंस के ऐसे आर्कियोलॉजी कंडक्ट कैरी करी जाती है, ऐसे आर्कियोलॉजी का प्रोफेशन कैरी करा जाता है। इन्होंने ग्रीस देश को और क्रेट देश को इससे रूबरू करवाया कि तुम लोग भी ऐसे अगर चाहो तो पता लगा सकते हो अपने देश के बारे में, अपने इतिहास को, अगर प्राचीन इतिहास को देखना है तो। कनिंघम की तरह ही वॉज टू इंटरेस्टेड इन स्पेक्टेकुलर फाइंड्स, ये भी एक यूनिक चीजें ढूंढना चाहता था, और इसने भी वही चीजें ढूंढी। ये कहता था देखो मैं कोई ऐसी यूनिक चीज ढूंढना चाहता हूं जो कि एक पर्टिकुलर जमाने में ये बता सके मुझे कि यस इन चीजों को फाइंड करके मुझे एक पैटर्न मिल रहा है कि रोजमर्रा के जीवन में एक पर्टिकुलर जमाने में जो लोग रहा करते थे इस धरती पर, वो क्या चीजें यूज करते थे। ठीक है, और फिर इसने साइट्स की स्ट्रेटिग्राफी करी, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, जो चीज इतनी नीचे गड़ी होगी, हालांकि ये वाली बात इन्होंने कही थी दयाराम सानी जी ने, जिन्होंने हड़प्पा फाउंड करा था, कि और नीचे खुदाई करो तो उतनी पुरानी चीजें मिलेंगी। ठीक है, दिस meant that all artifacts recovered from the same units were grouped together, भले ही वो अलग अलग स्ट्रेटिग्राफिक फील्ड्स में लोकेटेड हो। कहने का मतलब क्या है कि पुराने जो आर्कियोलॉजिस्ट थे ना, एक जगह से कोई भी सामान मिला ना तो वो कहते थे ये सारा सामान हड़प्पा का है। लेकिन इसको फिर देखने पर आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पता लगाया दयाराम सानी जी के एफर्ट्स की वजह से कि देखो भाई ये मिला भले ही एक साइड से है, हो सकता है एक ही खुदाई में 3 लेयर में मिला हो, लेकिन
ये हो सकता है ये पेलियोलिथिक एज का हो, ये मीजोलिथिक एज का हो, और ये हो सकता है हड़प्पन सिविलाइजेशन का हो। तो वो चीजें जो अभी तक नजरों से छुपी हुई थी, हम जिसको मानते थे कि लॉस्ट हो चुकी इंफॉर्मेशन, वो इन सारे आर्कियोलॉजिस्ट के वजह से हमें प्राप्त हुई, ये कह रहा राइटर यहां पर। अब हम एक बारी जो ये स्ट्रेटिग्राफी वाली बात है ना, इसको एक बारी जान लेते हैं तो हमारी इंफॉर्मेशन और भी अच्छी हो जाएगी। साइट्स, माउंट्स एंड लेयर्स। माउंट्स मतलब क्या होता है कि देखो, फॉर एग्जाम्पल देयर इज लेयर ऑफ समथिंग, एक परत, उस पर दूसरी परत, उस पर तीसरी परत, लेकिन नीचे पक्का कुछ ना कुछ गड़ा हुआ है। मुझे एक बात बताओ, आप लोग जानते होंगे जो सबसे नीचे चीजें गड़ी होती हैं तो वो केमिकल और फिजिकल प्रोसेसिंग जो कि जमीन के अंदर, अर्थ के अंदर होती है, सॉइल के अंदर, इसी को तो हम बोलते हैं हजारों सालों तक जब कोई ऐसी चीज गड़ी रहती है, कोई ऑर्गेनिक मैटर, फॉसल, और इसी से तो बनता है फॉसल फ्यूल। बताओ, है ना? तो ऐसी चीजें भी ऐसे मिल सकती हैं, ये इन लोगों का मानना था। आर्कियोलॉजिकल साइट जो है, दे आर फॉर्म्ड थ्रू द प्रोडक्शन, यूज एंड डिस्कार्डिंग ऑफ मटेरियल्स एंड स्ट्रक्चर्स। मतलब राइटर आपको सबसे पहले ये बोल रहा है, भैया देखो किसी भी साइट को ना आर्कियोलॉजिकल साइट बोला जा सकता है अगर उस जगह पर कुछ जमाने पहले एक लोग रह रहे हो जिन्होंने मटेरियल को डिस्कार्ड कर दिया हो, और वो जब खुदाई हो उस जगह की तो वो बेहतरीन बेहतरीन नकाशियां वहां से गड़ी हुई मिले। वेन पीपल कंटिन्यू टू लिव इन द सेम प्लेस, उनके कांस्टेंट यूज करने की वजह से और लैंडस्केप को रीयूज करने की वजह से, ठीक है, जो वो अपने जमाने में चीजें यूज करते हैं ना, तो उसका एक कूड़ा कचड़ा जमीन के अंदर गड़ा गड़ता रहता है, गड़ता रहता है, गड़ता रहता है, लेयर बाय लेयर मिलती रहती है। ठीक है, इसको कहा जाता है माउंट। कभी कभार ये चीजें जो हैं जमीन के नीचे जो गड़ी होती हैं वो बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ दिखने लग जाती हैं जब लैंडस्केप में विंड इरोजन हो या वाटर इरोजन हो या हवा और नदी की प्रक्रिया से कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी हो जब ऊपर की लेयर छट छट कर अलग हो जाए और नीचे की लेयर एक्सपोज हो जाए। यहां पर ऑक्यूपेशन का मतलब काम धंधा नहीं है, वो चीजों से मतलब है जो कि जमाने में लोग यूज करते हैं, वो हमें अलग अलग लेयर्स में मिलती है। और ये सारी लेयर्स अलग अलग, इनका कलर होता है, टेक्सचर होता है, और अलग अलग आर्टिफैक्ट्स हमें मिलते हैं। क्यों? आपको, आप लोगों को ज्योग्राफी से एक चीज पता होगी, सबसे पहली जो मिट्टी की लेयर होती है ना अंबर, वो सूखी सूखी होती है जिसमें पानी नहीं होता, सन से, क्योंकि वो एक्सपोज होती है। उसके जस्ट नीचे ब्राउन होना शुरू होती है, फिर उसके और नीचे जाओगे तो और ब्राउन मिलेगी, और बहुत अंदर खुदाई करोगे तो डार्क ब्राउन मिलेगी। इसलिए वो कह रहे हैं कि इसके अलग अलग कलर होते हैं। कलर का मतलब ये नहीं है कि पिंक, येलो, मजेंटा और ये सब होंगे, ठीक है। जब फिर एक एरिया को लोग छोड़कर चले जाते हैं तो उस लेयर को कहते हैं हम लोग स्टेराइल लेयर, ठीक है। अब वहां पर अगर खुदाई करी जाए और वहां पर कुछ चीजें अगर मिल जाएं तो हम ये कहेंगे कि हाँ पक्का यहां पर कोई ना कोई लोग रहते थे, आज के समय में नहीं रह रहे। जनरली जो लोएस्ट लेयर होती हैं, सबसे नीचे की जो लेयर होती हैं, दे आर कंसिडर टू बी ओल्डेस्ट, और सबसे ऊपर जो होंगी उनको बोला जाता है दे आर मोर रिसेंट। इस चीज की स्टडी को हम लोग कहते हैं, जब मिट्टी में ऐसा हम लोग ऊपर और नीचे की लेयर्स की खुदाई करते हैं, इसको कहते हैं, दिस स्टडी इज कॉल्ड एज स्ट्रेटिग्राफी। स्ट्रेटिग्राफी एक वर्ड से आया है जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है लेयरिंग, लेयर बनाना। आर्टिफैक्ट जो कि अलग अलग लेयर में फाउंड होते हैं वो हमेशा किसी ना किसी कल्चर पीरियड से तो बिलोंग करते ही हैं, और वो हमें एक साइड में एक कल्चरल सीक्वेंस देते हैं कि यस ये इस जमाने की चीज थी, उस जमाने की चीज थी। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।